Hello my dear students, I am back with another video and this video will be the second part of your second chapter. Fine, the name of this chapter is British Rule in India. Let's move to the chapter. कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी उसे डिटेल में समझने वाले हैं। आफ्टर गेनिंग सिविल पावर इन बंगाल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू प्रोक्योर आइटम्स फ्रॉम इंडिया विच वर इन डिमांड इन यूरोप। तो बंगाल में सिविल पावर, ओके, आफ्टर गेनिंग सिविल पावर इन बंगाल, ब्रिटिशर्स को सिविल पावर मिल गया था ना बंगाल का। उसके बाद की कंडीशन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोक्योर आइटम्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से वो सभी आइटम्स गेट करना, परचेज करना, विच वर इन डिमांड इन यूरोप, जिनकी यूरोपियन कंट्रीज़ को डिमांड थी। अब कौन से इंडियन कम्युनिटीज़ थे जिनकी डिमांड यूरोप कंट्रीज़ में थी? तो हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियोस में, इंडियन स्पाइसेस थे, पेपर वगैरह, उसके बाद कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, ये सब भी था। और भी कुछ आइटम्स थी जैसे इंडिगो, ओपियम, ओके, इन सभी चीज़ों की और भी जो चीज़ें थी इंडियन कम्युनिटीज़ जिनकी डिमांड यूरोप में थी, उन सभी को इंडिया से गेट करना उनकी मेन ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था। They thus established their authority over the prosperous regions of that time like Bengal, Bihar and Odisha. तो इसीलिए ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया? Established their authority, ठीक है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की कहाँ पे? तो over the prosperous regions, जो समृद्ध थे, पहले ही प्रॉस्पेरस थे, उन रीजन्स पर उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। किस लिए? बिकॉज दे वांटेड द इंडियन कम्युनिटीज़, ओके, वो इंडियन कम्युनिटीज़ जिसकी डिमांड यूरोप कंट्रीज़ में थी। और कौन से वो कंट्री रीजन्स थे जिन पर उन्होंने अथॉरिटी एस्टैब्लिश की? वो थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये सब पहले ही प्रॉस्पेरस थे, ठीक है। ये सारे रीजन्स जो है ना, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सब पहले ही समृद्ध थे, इसीलिए इन्हीं पर अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, ठीक है। द कंपनी वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मोनोपोली ओवर इंडियाज एग्रीकल्चरल मार्केट्स। अब कंपनी क्या करना चाहती थी? वो जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स थे ना इंडिया के, उन पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहती थी, मतलब अकेले ही पूरी संभालना चाहती थी एग्रीकल्चर मार्केट को, ओके, वो अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहती थी। Agriculture products were among the essential items to be exported to England. अब इंग्लैंड में जो भी essential items एक्सपोर्ट करी जाती थी उनमें मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी थे, ठीक है, वो भी इंक्लूड थे उसमें। So the company tried to commercialize agriculture in India as per their will. अब कंपनी क्या करना चाहती थी? कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना चाहती थी। प्रोडक्ट्स मेनली कंसिस्टेड ऑफ इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम एंड पेपर। अब ये जो प्रोडक्ट्स थे कौन से थे? इंडिगो था, कॉटन था, रॉ सिल्क, ओपियम एंड पेपर, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अंडर द कंपनी गवर्नेंस। अब कंपनी गवर्नेंस के अंडर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उन सभी का कमर्शियलाइजेशन करना चाहती थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी उस सिचुएशन को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कमर्शियलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन करके डायरेक्टली उनको मार्केट में सेल आउट करना, ठीक है। मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए जिन भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। उसका पर्सनल कंजप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही प्रोड्यूस किया उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्शन करते ही हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, ओके।
उसी को कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसका पर्सनल कंजप्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन थी कमर्शियलाइजेशन की, चलिए अब इसको समझते हैं। ओके, रॉ सिल्क। ड्यूरिंग 18th century, रॉ सिल्क केम टू इंग्लैंड फ्रॉम स्पेन टू इटाली। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग 18th century मतलब 18th century के जो टाइमिंग था, जो की ड्यूरेशन थी, रॉ सिल्क केम टू इंग्लैंड फ्रॉम स्पेन एंड इटाली। अब स्पेन और इटाली से इंग्लैंड में आता था, क्या आता था, रॉ सिल्क। ठीक है, ड्यूरिंग 18th century रॉ सिल्क जो था वो स्पेन और इटाली से इंग्लैंड आता था। If the silk produced in Bengal came under their control, Britain would not have to depend on Spain and Italy. Now this situation must be focused because बंगाल में जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो अगर उनके कंट्रोल में आ जाता है ना, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, तो उनको स्पेन और इटाली पे डिपेंड नहीं रहना होगा। ठीक है, आपने ऊपर देखा कि 18th century में क्या होता था, रॉ सिल्क इंग्लैंड में आता था फ्रॉम स्पेन एंड इटाली। अब स्पेन और इटाली से अगर इंग्लैंड में रॉ सिल्क आता है तो ब्रिटिशर्स को स्पेन और इटाली पे डिपेंड रहना पड़ता है रॉ सिल्क के लिए। ठीक है, बिकॉज वहाँ तो डिमांड थी रॉ सिल्क की। बट अगर बंगाल में जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है उस पर अगर ब्रिटेन का कंट्रोल हो जाता है तो क्या होता है कि ब्रिटेन को स्पेन और इटाली पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, है ना। Thus, by the end of the 19th century, the company established its dominance over the export of silk from India, sometimes even by oppressing the farmers. यानी क्या हुआ, by the end of the 19th century, the company established its dominance. कंपनी ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, यानी अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व एस्टैब्लिश किया, अपना प्रभाव पड़ गया उसका एक तरह से ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सिल्क का जो एक्सपोर्ट होता था उस पर कंपनी ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। समटाइम्स इवन बाय ऑपरेसिंग द फार्मर्स, कभी कभी तो फार्मर्स पर दबाव करके भी, पर कुछ भी करके किसी भी तरह से कंपनी ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, वो भी बाय द एंड ऑफ द 19th century. Now move to the second topic, indigo. इंडिगो वॉज अ सब्सटेंस यूज इन डाइंग। अब इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस है जैसे डाइंग में यूज़ किया जाता है, मतलब कलर वगैरह करने में, डाई में। ठीक है, इट्स प्लांट्स आर ग्रोन इन वार्म रीजन्स। तो इसके जो प्लांट्स हैं ना वो वार्म रीजन्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। इट वॉज इन ग्रेट डिमांड, इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन कम्युनिटीज़ की जो डिमांड थी ना, उन कम्युनिटीज़ में इंडिगो भी था। द कलर ऑफ इंडियाज इंडिगो यूज्ड टू शाइन ब्राइटली ऑन द क्लॉथ। तो इंडिया का जो ये इंडिगो था ना, इसका कलर यूज़ किया जाता था टू शाइन ब्राइटली ऑन द क्लॉथ। वो क्लॉथ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता था। ओके, सच ब्राइटनेस वॉज एब्सेंट इन अदर इंडिगो, और ऐसी जो ब्राइटनेस थी वॉज एब्सेंट इन अदर इंडिगो। जो बाकी का इंडिगो था, बाकी के जो इंडिगो प्रोड्यूस किए जाते थे उन सब में ना ऐसी ब्राइटनेस नहीं थी। यहाँ पर लिखा है वॉज एब्सेंट, मीन्स जैसी इंडिया के इंडिगो में थी वैसी बाकी के इंडिगो में शायद नहीं थी। इंडिगो वॉज यूज टू डाई कॉटन क्लॉथ, और कॉटन क्लॉथ को डाई करने के लिए इंडिगो यूज़ किया जाता था। Until 1790-80, European countries were importing indigo from Caribbean countries. Sorry, यहाँ important नहीं, importing है। Until 1790-80 मतलब 1790 तक यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वर importing indigo from Caribbean countries। अब 1790 तक तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना वो इंडिगो को कहाँ से इम्पोर्ट कर रही थी, कैरेबियन कंट्रीज़ से। बट एज इट्स प्रोडक्शन डिक्रीज, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इंक्रीज्ड। अब जैसा कि कैरेबियन कंट्रीज से ये लोग इंडिगो इंपोर्ट करते थे तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन शायद डिक्रीज़ हो गया होगा, इसीलिए इंडियन इंडिगो की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। एक बार फिर से समझते हैं, 1790 तक जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इंडिगो कैरेबियन कंट्रीज से इंपोर्ट करती थी, बट जैसे ही प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया,
ठीक है, तो इंडियन इंडिगो की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। देयरफॉर द ब्रिटिश सेटल्ड द यूरोपियंस इन द टेरिटरीज अंडर देयर रूल इन इंडिया एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सेटल द यूरोपियंस इन द टेरिटरीज अंडर द रूल इन इंडिया। इंडिया में उनके ही रूल के अंडर टेरिटरीज में यूरोपियंस को सेटल कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, इंडिया में अपनी रूल के अंडर द रूल टेरिटरीज में यूरोपियंस को सेटल कर दिया और क्या किया, स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। इंडिगो के प्रोडक्शन का इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर टेरिटरीज थी अपने अंडर ही यूरोपियंस को सेटल कर दिया और इंडिगो के प्रोडक्शन का इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। देयर वर 2 सिस्टम्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन इंडिया। अब इंडिया में इंडिगो के प्रोडक्शन की 2 ही सिस्टम्स थी, कौन सी, निज एंड रैयती। तो फर्स्ट सिस्टम जो है हमारा, इसकी अगर बात करें तो प्रोड्यूसर्स यूज देयर ओन प्लाउ, ऑक्सन एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर कल्टीवेशन। तो इस सिस्टम में क्या था, कल्टीवेशन के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स थे ना, वो कल्टीवेशन के लिए अपनी प्लाव हो, ऑक्सन हो या इम्प्लीमेंट्स जो भी होते हैं वो सब यूज़ करते थे। व्हेन द प्लांट्स वर रेडी द रॉ मटेरियल वाज हार्वेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री। और जैसे ही प्लांट्स रेडी हो जाते थे तो जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह थे वो सब हार्वेस्ट किए जाते थे और फैक्ट्री पे सीधा डिलीवर हो जाते थे। वेयर एज इन द रायती प्रैक्टिस द फार्मर यूज्ड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन हिज लैंड एंड व्हेन इट वाज रेडी ही वुड सेल इट टू द मैन्युफैक्चरर एट अ फिक्स्ड प्राइस। जबकि ये जो दूसरी प्रैक्टिस है, नेक्स्ट सिस्टम, इसमें क्या होता था, फार्मर्स जो थे यूज्ड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन हिज लैंड। अपनी ही लैंड पे फार्मर्स जो थे वो अपनी ही लैंड पे इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे। व्हेन इट वाज रेडी, और जब वो रेडी हो जाता था, ही वुड सेल इट टू द मैन्युफैक्चरर एट अ फिक्स्ड प्राइस। और वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को सेल करते थे, वो भी एट अ फिक्स्ड प्राइस। इन दिस मैथड द मैन्युफैक्चरर गेव लोन टू द फार्मर। और इस मैथड में ये भी होता था कि मैन्युफैक्चरर जो है वो फार्मर को लोन देते थे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो था वो इसी प्रैक्टिस की बेस पे होता था। मतलब जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारी रैयती सिस्टम, इसी पे बेस्ड था, बिकॉज इट वॉज मोर प्रॉफिटेबल टू द इंडिगो प्रोड्यूसर्स। क्योंकि ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है सेकेंड, ये जो थी वो इंडिगो प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। द मैन्युफैक्चरर्स फिक्स्ड लो प्राइसेस एंड द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इट। तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो लो प्राइसेस वगैरह कुछ ऐसे फिक्स कर लेते थे और फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कल्टिवेट करने के लिए। इफ़ एनी फार्मर रिफ्यूज्ड, अगर कोई फार्मर मना कर देता है, इफ़ एनी फार्मर रिफ्यूज ही वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड हिज क्रॉप वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या किया जाता था, उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। ठीक है, तो जो फार्मर मना कर देता था उसको परसिक्यूटेड मतलब सताते थे, उन पर अत्याचार करते थे और उनकी क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फियर ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द फार्मर्स, द कंपनीज एसोसिएट्स कैरिड आउट वेरियस माल प्रैक्टिसेस। तो कंपनी के एसोसिएट्स ने क्या किया, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फियर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फार्मर्स पर प्रोड्यूसर्स का फियर मेंटेन करने के लिए, फार्मर्स के ऊपर प्रोड्यूसर्स का डर बना रहे, उसके लिए कंपनी के एसोसिएट्स ने कैरिड आउट वेरियस माल प्रैक्टिसेस। काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना गैर इलीगल सा बिहेवियर करना, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह करना, ठीक है, ये सब करते रहे कंपनी एसोसिएट्स। किस लिए, तो प्रोड्यूसर्स का डर फार्मर्स पे बना रहे उसके लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फियर ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द फार्मर्स। They kept fake accounts as well as forced farmers to grow crop beneficial to them. अब वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स फेक अकाउंट्स रखते थे और ये लोग क्या करते थे, फोर्स करते थे फार्मर्स को, ठीक है, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था टू ग्रो क्रॉप बेनिफिशियल टू देम। जो क्रॉप उनके लिए बेनिफिशियल थी, यानी ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल थी, उसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया जाता था।
The rulers of the company, its bureaucrats, the indigo growers were accomplices, so the farmers' complaints were not heard. तो ये जो कंपनी के रूलर्स थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलर्स, देन इट्स ब्यूरोक्रेट्स. अब ये ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ठीक है, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं. बट यहाँ पे इस वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है? इन अ क्रिटिकल वे, यानी निंदात्मक स्वरूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स यानी ब्यूरोक्रेट्स. देन द थर्ड वन इज़ इंडिगो ग्रोवर्स, ठीक है, इंडिगो के जो ग्रोवर्स थे, जो इंडिगो को ग्रो कर रहे थे. ये तीनों जो हैं वो आपस में मिल चुके थे, अकॉम्प्लिस मतलब एक दूसरे के सहायक बन चुके थे, ठीक है, एक दूसरे के साथीदार बन चुके थे. सो द फार्मर्स कंप्लेंट्स वर नॉट हर्ड. इसीलिए क्या हो रहा था? फार्मर्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो नहीं सुनी जाती थी. ड्यू टू दिस dissatisfaction there were widespread indigo riots in 1859 to 60 AD. अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन की कंडीशन थी, ऊपर जो सिचुएशन था तो ये डिससेटिस्फैक्शन की कंडीशन, ओके, इसकी वजह से क्या हुआ? वाइड स्प्रेड इंडिगो रायट्स. रायट्स का मतलब क्या होता है? दंगे होना, वो जो हंगामे वगैरह होते हैं ना, पब्लिक प्लेस पे दंगे झगड़े वगैरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं रायट्स, ठीक है. तो 1859 और 60, 1859 टू 60 AD में क्या हुआ? इंडिगो रायट्स हुए थे, बहुत सारे हुए थे. और किस वजह से हुए थे? तो ड्यू टू दिस डिससेटिस्फैक्शन, जो ऊपर की कंडीशन हमने देखी कि फार्मर्स की कंप्लेन जो थी वो सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि जो रूलर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, इंडिगो ग्रोवर्स थे, ये सब आपस में मिल चुके थे, ठीक है. और मिले क्यों थे? ये भी हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्हें इंडिगो डायरेक्टली चाहिए था. वो स्पेन से और इटाली से नहीं लेना चाहते थे, वो बंगाल से डायरेक्टली यूरोप लेके जाना चाहते थे, ठीक है. इसीलिए इंडिगो ग्रोवर्स जो थे उनके साथ ही वो लोग मिल चुके थे, ठीक है. इसी वजह से क्या हुआ था? डिससेटिस्फैक्शन की कंडीशन स्टार्ट हो गई, सिचुएशन स्टार्ट हो गई, जिसमें बहुत सारे इंडिगो रायट्स हुए, ओके. कॉटन. Indigo was an important cash crop of East India. Similarly, cotton was an important cash crop of West India. अब इंडिगो जो था वो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप था ईस्ट इंडिया का, लेकिन सिमिलरली क्या था? ये जो कॉटन है ये भी कैश क्रॉप तो था, ये इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप था, बट वेस्ट इंडिया का. नाउ व्हाट इज़ कैश क्रॉप? तो कैश क्रॉप मीन्स कमर्शियल क्रॉप. अभी हम जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा है? कमर्शलाइजेशन, ठीक है. जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका कमर्शलाइजेशन. तो कमर्शलाइजेशन का हमने मतलब समझा था कि किसी भी प्रोडक्ट का ग्रो करना, प्रोड्यूस करना, बट फॉर कमर्शियल यूज़, ओके, नॉट फॉर पर्सनल यूज़. तो कॉटन भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट था जिसका कमर्शलाइजेशन में इंक्लूड किया गया था, यानी कॉटन का भी प्रोडक्शन होता था फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है. इसीलिए इसको कहते हैं कमर्शियल क्रॉप. अब कमर्शियल क्रॉप है मतलब इसका पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए प्रोडक्शन होता था. In the 1780s, the East India Company and some of its favored merchants controlled the cotton producing regions of India and China. तो अब 1780s की बात है, ठीक है. 1780s में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कुछ फेवर्ड मर्चेंट्स, मतलब उसके ऐसा मान लो कुछ पसंदीदा मर्चेंट्स, ठीक है. इन लोगों ने क्या किया था? जो भी इंडिया के और चाइना के कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स थे ना, उन पर अपना कंट्रोल रखा था, ठीक है. मतलब जहाँ भी इंडिया में और चाइना में जिस जिस रीजन पे कॉटन का प्रोडक्शन होता था, उन सब पे अपना कंट्रोल रखा था. किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसके कुछ पसंदीदा मर्चेंट्स ने. 1780s में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कुछ फेवर्ड मर्चेंट्स ने क्या किया था? कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स पर अपना कंट्रोल रखा था. वो रीजन्स कहाँ कहाँ पे थे? इंडिया में और चाइना में. The company was forcing farmers to sell cotton below market prices. अब कंपनी जो थी वो फार्मर्स को फोर्सफुली एग्री कर रही थी कि आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस में कॉटन का सेल आउट करना है, ठीक है. Apart from this, sugarcane, tea, opium, paper and condiments were also important cash crops in India all that time.
अब अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इन चीज़ों के अलावा, यानी जो हमने पढ़ा अभी, रॉ सिल्क पढ़ा, कॉटन पढ़ा, इंडिगो पढ़ा, इनके अलावा भी कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ थी जो कि इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप थी इंडिया की ऑल दैट टाइम। कौन सी कम्युनिटीज़ थी? यहाँ पर लिखा है शुगर केन है, टी हो गया, ओपियम है, पेपर है एंड कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स मीन्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हम फूड के साथ यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ द फूड। ओके, लाइक सॉल्ट है, पेपर है, या फिर सॉस हो गया, चटनी हो गया, ये सब, अचार हो गया। ओके, इन सब चीज़ों को कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। द ब्रिटिश misuse their political power to buy these crops at lower prices। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो मिसयूज़ कर रहे थे अपने पॉलिटिकल पावर का। किस लिए मिसयूज़ किया जाता था? टू बाय दीज क्रॉप्स एट लोअर प्राइसेस। ये जो भी क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स जो भी हैं, यानी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इन सबको लोअर प्राइस पे खरीदने के लिए उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी उसका वो लोग मिसयूज़ कर रहे थे। ओके, अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास तब पॉलिटिकल पावर तो थी, तो उसी पॉलिटिकल पावर का ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे लो प्राइसेस पे ये कमर्शियल क्रॉप्स को खरीदने का। ठीक है, फार्मर्स वर गिवन एडवांस क्रेडिट फॉर प्लांटिंग। अब फार्मर्स को एडवांस दिया जाता था, क्रेडिट दिया जाता था एडवांस में, किसके लिए? तो प्लांटिंग के लिए। After the farmers became debtors, cash crops were bought from them at lower prices। यानी पहले तो उनको एडवांस में क्रेडिट मिलता था प्लांटिंग के लिए, फिर जब वो डेटर्स बन जाते थे, ओके, आफ्टर द फार्मर्स बिकेम डेटर्स, कैश क्रॉप्स वर बाउट फ्रॉम दैम एट लोअर प्राइसेस। फिर क्या होता था? कैश क्रॉप्स जो है उनके पास से लोअर प्राइसेस से परचेज कर दी जाती थी। एज अ रिजल्ट ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड फार्मर्स बिकेम पुअरर। अब इसका रिजल्ट क्या आया? इसका नतीजा ये आया कि जो ट्रेडर्स थे ना वो और भी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट बनाते जा रहे थे और जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा पुअरर बनते जा रहे थे। Thus, the company had big influence in buying and selling of cash crops in India। यानी इंडिया में जो कैश क्रॉप्स हैं उनका बाइंग करना और सेलिंग करना, यानी उनका परचेज़ करना और उनको सेल आउट करना, इसमें कंपनी का बहुत ही बड़ा प्रभाव था, बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड प्रॉस्पर्ड बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी वजह से क्या हुआ? जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ हैं वो दे बिकेम प्रॉस्पर्ड, वो ज़्यादा समृद्ध हुई। Therefore, the company wanted to establish its authority over the cash crops in India। इसीलिए जो कंपनी थी वो चाहती थी कि इंडिया के जो कैश क्रॉप्स हैं उन पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करे। ठीक है, Consequently, a large number of farmers became landless, farm laborers। तो इसका रिज़ल्ट क्या आया कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स जो थे वो लैंडलेस बन गए। मीन्स जिनकी ज़मीन नहीं रही, जिनकी अपनी ज़मीन थी वो नहीं रही। एंड फार्म लेबरर्स, और कुछ तो बेचारे फार्म लेबरर्स बन गए, मतलब फार्म के ही लेबर्स। ओके, लेबर यानी मजदूर वगैरह होता है, तो फार्म के लेबर्स बन गए और कुछ फार्मर्स जो थे वो लैंडलेस बन गए। Fine, then here I am finishing this part and we will meet soon in the next part of this chapter, and I'm really sorry for the inconvenience because of my voice. It will recover soon. So till that, take care.